वेलकम दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। और जैसा कि हम सीडीपी में विकास वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे, बाकी सिद्धांत हमने पढ़े। और जो भी बच्चे नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि इसके पहले भी कम से कम 5-6 क्लासेस चल चुकी हैं, जिसमें अब प्रेरणा के सिद्धांत कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद विकास और वृद्धि के सिद्धांत शुरू हुए हैं। तो वो सभी बच्चे उन सभी सिद्धांतों क्लास वाइज आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं सीडीपी का। आप आई बटन पे भी जाके ऊपर कोने पे आई बटन आती है, वहां पे क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं सीडीपी के, जहाँ की आपको सारे के सारे क्लासेस लाइन बाय लाइन एक के बाद एक क्लास 1 क्लास 2 करके लिखे होंगे। और आप वहां से सारे क्लासेस पा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बीच में से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। तो इसलिए जब भी आप पढ़िए तो उसको आप क्लास बाय क्लास पढ़िए, प्लेलिस्ट से जाकर पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज जो हमेशा कहता हूँ कि नोट्स जरूर बनाइए। अरे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं। नोट्स जरूर बनाइए। और विकास के सिद्धांत को जैसे कि हम पढ़ रहे थे, तो विकास के सिद्धांत में हम पढ़ते हुए हमने बाकी सिद्धांतों को पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि दो सिद्धांत ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं। हमने 12 पढ़े थे, 13वां और 14वां सिद्धांत पढ़ना बाकी था। और मैंने कहा था कि दो सिद्धांत आपके ऐसे हैं जो क्या हैं, थोड़े अलग हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जो 13वां नंबर सिद्धांत है, समझिएगा इसको। और 14 नंबर सिद्धांत, 13 नंबर सिद्धांत कहते हैं सिरोगामी। विकास का कौन सिद्धांत है? सिरोगामी। और 14 नंबर सिद्धांत को कहते हैं अधोगामी। 14 नंबर सिद्धांत को क्या बोलते हैं? अधोगामी। तो देखिए, एक सिद्धांत है सिरोगामी, एक सिद्धांत है अधोगामी। ये आपके 13 या फिर 14, 13 और 14 नंबर के सिद्धांत है। सिरोगामी के कई नाम हैं। इसी को बोलते हैं सिरोमुखी। इसी को बोला जाता है स्टेफेनोकार्डल। मतलब सिरोगामी सिद्धांत को ही बोलते हैं सिरोमुखी का सिद्धांत, स्टेफेनोकार्डल का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को बोलते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। इसी सिद्धांत क्या बोलते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। या इसी सिद्धांत को आप एक और नाम पढ़े होंगे, शीर्षगामी सिद्धांत। तो देखिएगा, सिरोगामी को ही बोलते हैं सिरोमुखी, स्टेफेनोकार्डल, मस्तकाधोमुखी या फिर शीर्षगामी का सिद्धांत। ये सभी इसी के नाम है। अधोगामी को क्या क्या बोलते हैं? अधोगामी के भी कई नाम हैं। अधोगामी को ही बोलते हैं, इसी सिद्धांत के और नाम है कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर मध्य से बाहर की ओर समीप से दूर की ओर, या इसी सिद्धांत को बोलते हैं समीप्यता का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। एक बार इन सभी के नाम लिख लीजिएगा कि इनके अलग अलग क्या क्या नाम है। एक बार सारे नाम लिख लीजिएगा आप, फिर मैं बताता हूँ कि इसको क्यों ये सिद्धांत को थोड़ा अलग है। एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा इसका। देखिएगा, जो समझने वाली बात है उस पे आते हैं अब। पहला सिद्धांत है सिरोगामी सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? सिरोगामी सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो विकास की दिशा होती है, क्या? विकास की जो दिशा होती है वो सर से किधर होती है? पैर की ओर।
ये सिद्धांत बोलता है विकास की दिशा किधर होती है, सर से पैर की ओर। और दूसरा जो सिद्धांत है अधोगामी का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बोलता है कि विकास की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, केंद्र से बाहर की ओर, या इसी को बोलते हैं मध्य से बाहर की ओर, या कहाँ, समीप से दूर की ओर। तो अब समझिएगा कि कैसे। पहले शीर्षगामी को समझते हैं, जिसको कि इतने सारे नाम है। इसका कहना है कि जो इसका इस सिद्धांत का कहना है कि जो विकास की दिशा होती है किधर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। मतलब जब भ्रूण के अंदर बच्चा होता है, मतलब जैसे किसी चीज का जन्म होता है, भ्रूण के अंदर बच्चा होता है, तो सबसे पहले उसका विकास किसका बनता है, मस्तिष्क का। मस्तिष्क और उसके क्या बनते हैं, रीढ़ की हड्डियां बनती हैं। रीढ़ के हड्डियों के बाद बाकी चीजें बनते हैं, हाथ पैर, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या बनते हैं, उसके पैर। तो इसलिए बोला जाता है विकास की दिशा किधर होती है, सर से, सिर से किधर, पैर की ओर। यह है कि विकास की दिशा किधर से किधर होती है, सिर से पैर की ओर। तो इसलिए जो पहला सिद्धांत है सिरोगामी सिद्धांत, वो ये बताता है कि विकास की जो दिशा होती है वो दिशा किधर से किधर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। यदि आप देखेंगे तो किसी भी चीज में जब विकास होता है तो पहले उसके सिर का निर्माण होता है, बाद में किसका निर्माण होता है, पैर का निर्माण होता है। और उसके बाद यदि हम देखें अधोगामी का सिद्धांत, इस सिद्धांत को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, सिरोगामिक सिद्धांत की विकास की दिशा किधर होती है, सर से पैर की ओर होती है। अधोगामी का सिद्धांत बोलता है कि जो विकास की दिशा होती है केंद्र से बाहर की ओर होती है। केंद्र से बाहर की ओर का मतलब समझिएगा कि केंद्र से बाहर की ओर कैसे होती है। देखिए, जैसे माना कि मैंने पहले सर का निर्माण हुआ, फिर बीच में रीढ़ की हड्डियों का निर्माण हुआ होगा। रीढ़ की हड्डियों के बाद उसके आसपास के जो सीने की हड्डियां होती हैं उनका निर्माण हुआ होगा। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, सीने की हड्डियों का निर्माण होगा, मांसपेशियों का निर्माण होता है। उसके बाद किसका, कंधे, कंधे के बाद किसका निर्माण होगा, कोहनी, कोहनी के बाद किसका, कलाइयों का, सबसे लास्ट में किसका निर्माण होता है, उंगलियों का। तो यदि आप देखेंगे दोनों साइड यदि हाथ फैला के आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो विकास की दिशा है, एक तो सर से पैर जा ही रही है, पर एक चीज और देखने को मिलता है कि जो चीज पहले समीप में था यहाँ विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे एक दूसरे से कहाँ होते जा रहा है, दूर। और दूर होते कहाँ, दोनों उंगलियों की तरफ चले जा रहे हैं। तो विकास दिशा किधर, समीप से कहाँ जा रही है, दूर की ओर। और इसी को बोला जाता है कि विकास की दिशा दिशा केंद्र, मतलब मेरे शरीर का यदि केंद्र देखें तो केंद्र बिंदु यहाँ है, तो केंद्र से कहाँ जाती है, बाहर की ओर। इसी को बोला जाता है कि विकास की दिशा कहाँ होती है, मध्य, मध्य बिंदु कहाँ है, बीच, यहाँ। और बीच से कहाँ जाती है, बाहर की ओर। तो इसी को बोला जाता है कि अधोगामी सिद्धांत में जो विकास की दिशा होती है वो मध्य से कहाँ होती है, बाहर की ओर, केंद्र से कहाँ होती है, बाहर की ओर, या समीप से कहाँ होती है, दूर की ओर। इसी को बोला जाता है समीपता का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो पहले देखिए, नाम तो आपने लिख ही लिए होंगे, अब सिद्धांत के बारे में लिख लीजिए। पहले उपनाम तो आपने लिख चुके होंगे। पहला हम सिद्धांत लिखते हैं किसके बारे में, शीर्षगामी, शिरोगामी भी जिसे कहते हैं। शिरोगामी सिद्धांत के बारे में लिखते हैं, जो कि 13 नंबर का सिद्धांत है। ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होता कि 13 नंबर पर ही आएगा, क्योंकि ये सिद्धांत थोड़े हट के होते हैं, इसलिए इसको मैंने लास्ट में लेके आया है ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए, शिरोगामी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि विकास की दिशा दिशा सिर से पैर की ओर होती है। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, पहला शिरोगामी सिद्धांत। दूसरा अधोगामी सिद्धांत, जिसे आप समीप्यता का सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अधोगामी का सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा विकास की दिशा केंद्र से विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है।
केंद्र से बाहर की ओर होती है। और चूंकि इस अधोगामी के सिद्धांत में समीपस्थ या समीपता के विकास के सिद्धांत पे एक उदाहरण भी आता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए, कभी कभी आपसे उदाहरण देता है और पूछता है कि ये उदाहरण किससे मेल खाता है। जैसे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछेगा कि बच्चा पहले गेंद पकड़ना सीखता है, बाद में चिमटी के सहारे मटर के दाने को पकड़ना सीखता है। समझिएगा, उदाहरण देता है। सीटेट में तो इस बार भर कर दिया था, और ये पिछली बार सीटेट में खूब भर के इसमें क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि शीर्षगामी तो सर से पैर, अधोगामी होता है कि पहले आपके कंधे का विकास होगा, कंधे के बाद आपके किसका विकास होगा, कोहनी का, कोहनी के बाद आपका किसका, कलाइयों का, फिर किसका विकास होता है, उंगलियों का विकास होता है। तो देखिए, यदि देखा जाए तो यदि पूछा जाए बच्चा पहले गेंद पकड़ना सीखेगा या मटर के दाने को, चिमटी मतलब जो छोटी चिमटी होती है उसके सहारे मटर के दाने को पकड़ना पहले सीखेगा या गेंद को, तो पहले गेंद को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसके कंधे का विकास हुआ, कोहनी का और कलाइयों का विकास हुआ, तो बॉल पकड़ते समय आप, बॉल बड़ी होती है तो आप पूरी कलाइयों का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से बॉल पकड़ लेते हैं। तो पहले आप क्या सीखेंगे, बच्चा सीखेगा बॉल को पकड़ना या गेंद को पकड़ना। पर मटर के दाने को पकड़ते समय आपको कलाइयों का कम, कलाइयों का एकदम बिल्कुल ना के बराबर प्रयोग है, कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आपकी उंगलियों का, और बड़ी बारीकी और ध्यान का प्रयोग किया जाता है कि आपकी उंगलियों की मांसपेशियां पूरी तरह एकीकृत हो जाए, ताकि आप छोटी छोटी चीज को उठाएं तो आराम से उठा सकें। यदि कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखेंगे जब भी यदि कोई छोटी चीज को उठाने की कोशिश करे तो उसके हाथ कांपते रहते हैं, क्योंकि अभी उसके उंगलियों का विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए बोला जाता है कि पहले बच्चा गेंद को पकड़ना सीखता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे जब उसके उंगलियों का विकास हो जाती है तो छोटी छोटी चीज को भी चिमटी के सहारे से उठाना सीख लेता है। और बोला जाता है ये सिद्धांत, ये मतलब उदाहरण किस सिद्धांत से मिलता जुलता है विकास के, तो कौन सा है, अधोगामी, या इसी को आप बोलते हैं समीप्यता या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो इस तरह को उदाहरण पूछता है कि बच्चा पहले गेंद पकड़ना सीखता है, बाद में चिमटी के सहारे मटर के दाने को पकड़ना सीखता है। तो ये किसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है, किसका, अधोगामी विकास का सिद्धांत का। क्योंकि देखिए पहले किसका विकास होगा, कंधे का, कोहनी का, कलाइयों का, गेंद पकड़ना पहले सीखेगा, और बाद में विकास होता है उंगलियों का। इसलिए छोटी या बारीक चीजों को करने के लिए बाद में उंगलियों का विकास होता है, इसलिए छोटी या बारीक चीजों को बाद में करना सीखता है। तो इसलिए इसमें ये उदाहरण को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस तरह के उदाहरण आएंगे तो समझ जाएगा समीपस्थ विकास के समीपस्थ विकास के सिद्धांत का बात कर रहा है और उसी से पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे बात की जाए तो इन दोनों सिद्धांतों के बारे में जो मैंने बोला था कि थोड़ा अलग है, उसके बारे में बात की जाए। एकदम नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। अधोगामी तथा शीर्षगामी सिद्धांत को विकास का चरणीय सिद्धांत कहते हैं। हमेशा याद रखिए, यदि पूछेगा विकास का चरणीय सिद्धांत कौन है, तो अधोगामी भी है और शीर्षगामी भी। कभी कभी ऑप्शन में आपको सिर्फ शीर्षगामी मिलेगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको सिर्फ अधोगामी मिलेगा, और कभी कभी ऑप्शन में दोनों मिलते हैं। तो दोनों ही क्या है, विकास के चरणीय सिद्धांत। और एक बात और, चूंकि चरणीय सिद्धांत है कहते हैं, और दूसरा पॉइंट कि विकास का चरणीय सिद्धांत
विकास का चरणी सिद्धांत अर्थात कौन कौन से सिद्धांत? अधोगामी और शीर्षगामी या सिरोगामी या सिरोमुखी भी कहते हैं, शीर्षगामी भी कहते हैं इस सिद्धांत को। तो देखिए, अधोगामी या शीर्षगामी सिद्धांत, जो विकास का चरणी सिद्धांत अधोगामी या शीर्षगामी क्या बताता है? विकास के दिशा के बारे में बताते हैं। मतलब ये दोनों जो सिद्धांत हैं, मतलब ये दोनों जो सिद्धांत हैं, और इन्हीं दोनों सिद्धांतों को क्या बोला जाता है? चरणी सिद्धांत कहा जाता है। तो चाहे पूछे कि अधोगामी या शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताते हैं विकास की दिशा के बारे में, शीर्षगामी बोलता है कि सर से पैर की ओर, अधोगामी बोलता है केंद्र से बाहर की ओर। और ये दोनों सिद्धांत, या फिर ऐसे पूछेगा विकास का चरणी सिद्धांत किसके बारे में बताता है, तो विकास की दिशा के बारे में। और एक चीज और जो थोड़ा सा अलग है, उसको भी आप लिख लीजिएगा, ये को भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो। देखिए, चरणीय सिद्धांत विकास के अनिरंतरता पर जोर देता है। मतलब आपने सबसे पहले विकास में एक सिद्धांत पढ़ा था, निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत, कि विकास लगातार चलती है बिना रुके। पर यदि इस चीज में देखा जाए, जब यदि हम सिर्फ इन दोनों सिद्धांतों पे फोकस करें चरणी सिद्धांत के, तो ये बोलता है कि पहले किसका विकास? कंधे का। फिर उसके कुछ देर बाद किसका विकास होगा? कोहनी का। फिर कुछ दिन बाद किसका? कलाई का। फिर कुछ दिन बाद किसका विकास होगा? उंगलियों का। मतलब यदि सिर्फ इन दोनों चीजों को देखा जाए, तो ये बताते हैं कि विकास लगातार ना होके, सतत ना होके, रुक रुक के हो रहा है। कैसे हो रहा है? अनिरंतर। तो देखिए, यदि पूछेगा कि विकास का चरणी सिद्धांत किस पे जोर देता है, तो अनिरंतरता पर जोर देता है, ये टिक लगाना है। और पर ये पूछेगा कि विकास कैसी होती है, किस तरीके से चलती है, तो विकास निरंतर चलती है, लगातार चलती है और जीवन पर्यंत चलती है, वो सही है। पर यदि उसने स्पेशली लिख दिया कि विकास का चरणी सिद्धांत किस पर जोर देता है, तब आप क्या लगाएंगे? अनिरंतरता। ये नहीं कि हर जगह अनिरंतरता ही लगा दिए। जब वो बोलेगा कि विकास का चरणी सिद्धांत किस पर जोर देता है, तब आपको क्या लगाना है? अनिरंतरता पर जोर देता है। और ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको समझिए और लिखिए। ये सारे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी पूछ चुके हैं आपसे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पहले क्या आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं कि नहीं? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जो छूट जाए, विश्वास मानिएगा बिल्कुल। यदि आप क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक चीज का बिल्कुल विश्वास मान के चलिएगा कि यूपी टेट में पूछे गए अभी तक के सारे क्वेश्चन, और जहां तक वो पूछ सकता है, हर एक को मैं लेके आऊंगा आपके सामने। और विश्वास रखिएगा कि एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो कि न पूछे हुए हों। हर चीज का पूरा एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख के कहाँ से पूछ सकता है, किस तरीके का पूछता है। और बहुत बच्चे इसमें भी हैं कि इस बार लखनऊ बोर्ड को दे दिया गया है पेपर, तो वो सिलेबस को चेंज कर देगा। तो उनसे उनसे तो मैं यही कहूँगा, बोलते हैं ना कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि भी आप लगाएंगे तो एक बात आप सोच के देखिए, वो सिलेबस बनते कहाँ से? सिलेबस ऐसे थोड़ी ना है कि उसका मन करेगा तो कल जाके कुछ और लिख देगा कि इसको पढ़ के आओ। या फिर लखनऊ बोर्ड वाले का मन किया कि नहीं, अब मैथ में इन लोग को ट्रिग्नोमेट्री देना चाहिए, अब ट्रिग्नोमेट्री भी आसान हो गया, ऐसा करते हैं अब इन लोग को क्वांटम फिजिक्स दे देते हैं पढ़ने को। आपको लगता है क्वांटम फिजिक्स का पेपर पूछ देगा आपसे मैथ में? ईवीएस में लगेगा कि नहीं, ऐसा करते भारत का इतिहास बहुत हो गया, रूस उसका इतिहास पूछते हैं, वहां से डीप पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए,
जो सिलेबस बनाए जाते हैं उसमें टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं, और टॉपिक जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो आपने जो बीएड या बीटीसी में जितने भी बुक पढ़े हैं उन्हीं बुक में से उन टॉपिक को सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक यही सब रहने वाले हैं। सिलेबस में कभी चेंजेस का मतलब ये मत समझिए कि नहीं पूरी पूरी इतिहास ही बदल जानी है। अरे आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा है ना, तो वही रहेंगे, थॉर्नडाइक वही स्किनर रहेंगे। हो सकता है पावलोव को हटा के किसी दूसरे को वैज्ञानिक उठा लेगा, लेकिन जो दूसरा वैज्ञानिक उठाएगा उसके बारे में भी आप पहले से ही बीटीसी के बुक में लिखा रहेगा तभी लेगा, नहीं तो वो नहीं लेने वाला है। इसलिए जो भी वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो टॉपिक आपके कहाँ से होते हैं, जो बीएड या बीटीसी में आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को उठाकर वो लाते हैं। और मैं हर एक को कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा पूरा कोशिश है कि आप 30 में 30 लगा कर आए। वैसे मैं बोलता हूँ 29 हूँ, क्योंकि क्या पता आप लोग का कि आप लोग का मन बन जाए कि नहीं कहीं पूरे क्वेश्चन कर दिए तो मीडिया भी आ सकती है। मजाक कर रहे थे, लगा देना यदि 30 में 30 लगेगा तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसका कॉल आ रहा है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका आता है कि जो टॉपिक रहेगा इसमें विकास में, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वाले विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा, पहले देखिए इसका मतलब क्या है। कारक का मतलब होता है फैक्टर, कारक। प्रभावित जो उसके ऊपर इफेक्ट डालें, किसके ऊपर इफेक्ट डालें, विकास के ऊपर। तो देखिए कारक का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर हैं, चीजें हैं, जैसे समाज हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है। तो हर वो चीजें कौन कौन सी हैं जो किसको प्रभावित करे, विकास को। और प्रभावित कैसा, यहाँ सकारात्मक नकारात्मक नहीं लिखा है, मतलब कि चाहे वो सकारात्मक तरीके से प्रभावित करे चाहे नकारात्मक, मतलब किसी भी तरीके से प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो विकास को चाहे किसी भी तरीके से प्रभावित करते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा कि वो प्रभावित करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहला लिखा अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। अधिगम विकास को प्रभावित करेगा या फिर नहीं करेगा, सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि प्रभावित करेगा या फिर नहीं करेगा। यदि आपने सोचा है कि करेगा तब तो सही है, तुक्का नहीं मार दिए कि नहीं जब लिखे हैं तो करेगा तभी लिखा गया, ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। आपसे शुरू में ही बोला हूं कि विकास शब्द का मतलब कभी ये मत समझिएगा कि शरीर का विकास हो रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, उसी को विकास बोला जाता है। विकास शब्द का हमेशा मतलब बोला हूं वो संज्ञानात्मक भी हो सकता है, मतलब मानसिक विकास, शारीरिक भी हो सकता है, नैतिक भी विकास हो सकती है जो मोरल मोरल होती है आपके, भाषाई विकास भी हो सकती है, आपका सामाजिक विकास भी हो सकता है। मतलब चाहे कोई भी रूप विकास का हो सकता है। अधिगम जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, सीखते हैं, तो आपके मानसिक क्या होता है, विकास होता है, आपके पास और ज्ञान आते हैं, नॉलेज आता है। तो किसका, संज्ञानात्मक रूप से आप विकसित होते हैं। हो सकता है जब आप सीखते हैं तो कोई नैतिकता की बातें सीखते होंगे, तो आपके कौन से विकास हो जाएगा, नैतिकता का विकास। तो अधिगम विकास को प्रभावित कर रहा है कि नहीं, अच्छे रूप में ही प्रभाव डाल रहा है, लेकिन डाल रहा है ना। यदि आप बुरे चीज को सीखेंगे तो आपकी नैतिकता का विकास किधर चला जाएगा, बुरे रूप में, नकारात्मक रूप में चला जाएगा। पर चाहे नकारात्मक जाए या सकारात्मक जाए, पर जा तो रहा है ना प्रभाव, तो यहाँ उनको कंसीडर करते हैं जो प्रभाव डालते होंगे। तो अधिगम विकास को प्रभावित करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है। दूसरा ले लें, बात करें आयु, एज। आयु विकास को प्रभावित करती है कि नहीं, बिल्कुल करती है। क्योंकि यदि आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी उसी अनुसार आपका शरीर भी बदलता जाता है। अभी आप किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में होंगे, प्रौढ़ावस्था में ही हैं। यदि आप उसके आगे बढ़ेंगे वृद्धावस्था में, तो आपका आयु जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपके शरीर पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी, शरीर कमजोर होगा, हो सकता है नजरें कमजोर हो जाए। तो शारीरिक विकास मतलब शरीर के ऊपर क्या डालने लगता है, प्रभाव डालने लगता है। मानसिक विकास को भी कमजोर करता है, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, कई लोगों में सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो आयु भी विकास को क्या करता है, प्रभावित। बात किया जाए प्रजाति, जाति या प्रजातियां जो होती हैं वो विकास को प्रभावित करती हैं कि नहीं, बिल्कुल करती हैं। इंडियन में सभी के चेहरे के नए नक्शे अलग,
चाइनीज के क्या होंगे अलग, नागालैंड वालों के क्या होते हैं अलग। तो वो होते हैं कि विकास, उनकी प्रजाति में विकास का अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ विकास जो हुए हैं सभी लोगों के अलग नए नक्शे होते हैं। चाइनीज के आप देखेंगे बिल्कुल अलग रहेंगे, कोरियन के बिल्कुल अलग रहते हैं। तो वही होता है, विकास प्रजाति का भी प्रभाव विकास के ऊपर पड़ता है। तो देखिए एक बात जान लीजिए, चाहे अधिगम हो, आयु हो, प्रजाति हो, जाति हो, या फिर कोई भी चीज आप ले लीजिए, वातावरण, वंशानुक्रम, लिंग, हर एक चीज विकास को प्रभावित करती है। इतना याद रखिए कि कोई भी चीज उठा लीजिए, इस तरह के कोई भी चीज देगा, हर एक चीज विकास को प्रभावित करती है। कैसे, सोच के देखिए। आपको दो ही जगह से सारी चीजें मिलती है, वंशानुक्रम माता पिता से मिलती है, वो तो आपको प्रभावित कर ही दें। वातावरण क्या होता है, आपके आसपास के सभी जैविक अजैविक चीजें जो आपको क्या करते हैं प्रभावित, वो आपके वातावरण में आते हैं। तो सभी जब सजीव निर्जीव आ ही गए तो बचे क्या, चाहे आपको बीमारी हो जाए, सातवां वो भी आपको प्रभावित करेगा। आठवां, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वो भी क्या करता है आपको प्रभावित। आपको कभी कोई सदमा लग जाए, वो भी आपको क्या करता है प्रभावित। तो विकास को हर एक चीज क्या करते हैं प्रभावित। लेकिन जो मुद्दे वाली बात है, पॉइंट लगाकर दिमाग में रखने की, वो ये है, ये वाली। और यही आपसे पूछ के, यही एक चीज आपसे पूछेगा और कंफ्यूज करेगा, वो ये है, पॉइंट बना के दिमाग में रख लीजिएगा आप सभी लोग। विकास को लिंग प्रभावित करता है। कई लोग को लग रहा है कहीं नहीं वाला भी पढ़े होंगे, तो नहीं वाला ये है, अधिगम को लिंग प्रभावित नहीं करता। अभी आपको अधिगम पढ़ाएंगे तो वहां आएगा, पर यहां पे आप इसको कंसीडर करके लिख लीजिएगा। अधिगम को भी सारी चीजें प्रभावित करती हैं, सिवा एक चीज को छोड़ के, वो क्या है, लिंग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि पूछेगा क्या लिंग विकास को प्रभावित करता है, जी हाँ बिल्कुल प्रभावित करता है। आप जब शैशवावस्था बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो वहां आएगा कि कैसे लड़कियों की लंबाई शुरू में ज्यादा रहती है, लड़कों का कम रहता है। कैसे लड़कियां पहले मेच्योर और समझदार होती हैं, लड़के साल 2 साल बाद मेच्योर और समझदार होते हैं, शुरू में बुद्धू ही रह जाते हैं सबके सब लड़के। तो देखिए वो सारी चीजें इसमें आएंगी कि विकास को लिंग प्रभावित करता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज, यदि पूछेगा क्या अधिगम को लिंग प्रभावित करता है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। जो आपका सीखना है क्या वो लिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कि गणित है तो लड़कियों को नहीं आएगा, लड़कों को ज्यादा जल्दी आ जाएगा। ये एक मेंटेलिटी है जिसको आप पढ़ते हैं लिंग रूढ़िवादिता में, या जेंडर पक्षपात के अंदर गत आती है ये सारी चीजें। ये समाज में फैली हुई वो अधिग्रहित व्यवहार है जिसे लोगों ने कभी सोचा समझा नहीं, बस मान लिया कि नहीं यदि लड़कियां हैं तो गणित नहीं सीख पाएंगी, गणित में कमजोर होती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो अधिग्रहित व्यवहार है जिसको कोई बिना सोचे समझे मान लिया गया, और जो कि पूरी तरह क्या होता है गलत होता है, और उससे भी क्वेश्चन आता है, उसे भी पढ़ाएंगे। तो अधिगम को कभी भी लिंग प्रभावित नहीं करता। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गणित सिर्फ लड़कों को तेज आएगा। बहुत से ऐसे लड़के जिसको एक अक्षर गणित नहीं आती, और बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो कि गणित में बहुत ज्यादा तेज हैं। जैसे आप सुने होंगे कि मानो कंप्यूटर किसे कहते हैं, शकुंतला देवी को। इतनी तेज कैलकुलेशन थी उसकी, मैथ के अंतर्गत उनकी कैलकुलेशन थी कि पूछी मत। रूट और स्क्वायर रूट चाहे जितना बड़ा दे दीजिए वो तुरंत कैलकुलेट कर लेती थी। तो उनको बोला जाता है कि मानो कंप्यूटर किसे, शकुंतला देवी को। तो वो भी तो एक महिला ही थी। तो लिंग कभी भी सीखने या अधिगम को प्रभावित नहीं करता। वो अलग बात है कि समाज में एक मेंटेलिटी फैल गई जिसे आप लैंगिक पक्षपात कहते हैं, या लिंग रूढ़िवादिता, जो एक अधिग्रहित व्यवहार का मतलब होता है। अधिग्रहित शब्द वहां यूज करते हैं जहां की आप उसकी पुष्टि की जांच नहीं करते हैं कि सही है या गलत है, सिद्ध नहीं करते हैं, बस कहीं से सुने और आपने भी मान लिया कि साइंस साइड में मैथ लड़कों के लिए बना है, बायो लड़कियों के लिए बना है। बीएससी करेंगे लड़के और लड़कियां क्या करेंगी, बीए। लड़कियां लेंगे होम साइंस, लड़के पढ़ेंगे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला साइंस। और भले से एक अच्छा ना पढ़ते हो वो अलग की बात है, पर एक मेंटेलिटी समाज के अंदर फैले। अब खैर ये सारी चीजें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, पर अभी भी आपको ये सारी चीजें देखने को और सुनने को मिलती हैं। तो वही होता है कि यदि पूछता है कि अधिगम को लिंग प्रभावित करता है, बिल्कुल नहीं करता है।
और यदि पूछेगा क्या विकास को लिंग प्रभावित करता है, हाँ करता है। ये दोनों अलग अलग चीजें, इससे क्वेश्चन पूछता है, फंसाता है आपको, तो इसको पूरी तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये भी लिख लीजिएगा कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, चाहे जो भी दे दे, अधिगम, वातावरण, वायु, प्रजाति, लिंग, वंशानुक्रम, सदमा, दुर्घटना, बीमारी, परिपक्वता, मेच्योरिटी, दुनिया भर की कुछ भी दे दे, सब विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। एक दो विकास के सिद्धांत हैं, जैसे एक वैज्ञानिक है रिचर्डसन रियर्स, इन्होंने दिया है विकास के अधिगम का सिद्धांत, विकास के अधिगम का सिद्धांत। और इनका कहना है, देखिए इनका क्या कहना है, विकास के अधिगम का सिद्धांत। और इनका कहना है कि विकास, कहाँ हो विकास, विकास तथा अधिगम के बीच सकारात्मक, सॉरी सकारात्मक नहीं, धनात्मक संबंध होता है। रिचर्डसन सीयर्स थे जो उन्होंने बोला था, विकास के अधिगम का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बोला था विकास और अधिगम के बीच कैसा संबंध होता है, धनात्मक। और वातावरण तथा वंशानुक्रम के बीच कैसा, गुणनफल। यहाँ जोड़ वाला, वहां क्या था, गुणनफल, क्योंकि वहां पता ही नहीं चलता 2 3 6 हो रहा है 3 दूना 6, कि वातावरण का प्रभाव पड़ा बच्चे को ऊपर कितना तेज है, कि माता पिता से जेनेटिकली उसको इतने गुण मिल गए कि बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो ये चीज होती है कि वहां पे पता नहीं चलता। लेकिन देखिए विकास और अधिगम के बीच धनात्मक क्यों बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए आपका विकास है और एक जगह लिखते हैं क्या, अधिगम। धनात्मक इसलिए बोलते हैं कि जितना आपका विकास होगा उतने ही आप ज्यादा सीखना शुरू करते हैं। जब जिन प्याजे पढ़ते हैं सुनते हैं कि छोटे बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, जब जैसे जैसे बड़े आते हैं उनके अंदर विकेंद्रीकरण की क्षमता आती है, विलोमीयता की क्षमता आ जाती है, मूर्ख चिंतन, फिर धीरे धीरे अमूर्त चिंतन, परिकल्पना शक्ति, मतलब जैसे जैसे आपका विकास होता जाएगा उतना ही ज्यादा आप क्या करते जाएंगे, अधिगम, अधिगम उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, अधिगम बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा आप अधिगम करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है, विकास होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। इसलिए ये कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। इसलिए बोला जाता है विकास और अधिगम के बीच कैसा संबंध होता है, तो विकास और अधिगम के बीच धनात्मक संबंध होता है। लिख लीजिएगा इसे। एक और सिद्धांत है, रॉबर्ट होविंग हर्स्ट का, विकासात्मक कार्य का सिद्धांत, विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। इन्होंने बोला सही उम्र के साथ
सही विकास होना ही विकासात्मक कार्य है तो इनका थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा, पर वो आपको नहीं पढ़नी है। बस आपसे ये पूछता है विकासात्मक कार्य का सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट हुइंगहर्स। ये कहानी भी आपसे नहीं पूछता है, पर आप समझ लीजिएगा। इन्होंने बोला कि जैसे छोटा बच्चा है, कुछ बच्चे होते हैं ना जिसने बोलते हैं कि अपना बेटा था तो 5 या 6 महीना में बोलने लगा था, 7 महीना में बोलने लगा था। ये वाला है तो 1 1.5 साल को अभी बोलबे नहीं करता, सही से गूंगा है तो नहीं निकल जाएगा। मतलब एक बच्चे का सही उम्र के साथ विकास हो गया, जो 7 साल की एज में बोलने लगा उसका सही उम्र के साथ विकास हुआ। पर एक बच्चा जो हम करें 1 साल 2 महीने का हो गया या 1.5 साल का हो गया, मान के चलिए कि एक बच्चा है जो कि कितने साल को हो गया, 1.5 साल को हो गया, पर सही से नहीं बोल पा रहे, तो उसी को लोग बोलते हैं ना कि कहीं गूंगा ना निकल जाए। मतलब इस बच्चे का विकास उसके उम्र के साथ हो गया, जो उम्र में होना चाहिए था। पर इस बच्चे का जो विकास है उम्र से लेट चल रहा है, उम्र से क्या चल रही है, देरी में। तो इसका जो विकासात्मक कार्य है वो लेट चल रहा है, इसका विकासात्मक कार्य जो है वो क्या है, सही दिशा में सही समय पे विकास कार्य कर रहा है। इसका विकासात्मक क्या हो रहा है, देरी से हो रही है। तो यही बात उन्होंने बताया था कि सही उम्र के साथ सही विकास होना है, क्या है, विकासात्मक कार्य है। इसको लिख लीजिएगा। इस सब में आपके सिद्धांत पूछते हैं और किसने दिया ये तब आपसे पूछते हैं जब बहुत उसको मन करेगा कि नहीं एकदम अभी सबको इस बार पास नहीं होने देना है, जान जाएगा कि नहीं पढ़ के सब आए हैं और पास नहीं होने देना, तब आपसे इतने टफ जगह से पूछता है क्वेश्चन। एक चीज और लेके आते हैं, प्रश्न पूछता हूं आपसे, बताइएगा। यदि मैं बोलूं विकास को सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है, विकास को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है। तो देखिए सोच के बताइएगा कि विकास को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है। आपने पढ़े थे प्रभावित करने वाले कारक में कई के नाम, तो सोच के बताइए कि विकास को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है। स्टूडियो के अंदर कबूतर भी आ जा रहे हैं, लगता है इनका भी विकास करना ही पड़ेगा। तो देखिए विकास को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है, तो विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है क्या, वातावरण। पूछेगा वातावरण तथा वंशानुक्रम या विकास को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है, तो विकास को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, वातावरण। तो लिख लीजिएगा विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है। एक और चीज यदि, जो कुछ चीजें आपको जानने लायक है, वैसे आप पढ़ेंगे भी उसके बारे में, कि विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं, किन किन पहलुओं में व्यक्ति के अंदर विकास होता है, तो आप पढ़ चुके हैं। व्यक्ति के अंदर विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, कौन सा होता है, व्यक्ति के अंदर कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। व्यक्ति के अंदर कौन सा होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक के अंदर ही आ जाते हैं जिसको आप बोलते हैं क्या, मानसिक विकास। और इसी के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है संवेगात्मक विकास को भी। संवेगात्मक विकास भी किसके अंदर आ जाते हैं, मानसिक विकास के अंदर ही है। संवेगात्मक विकास भी इसी के अंदर आ जाते हैं। आपका सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास में देखा जाए समाज में आपकी नैतिकता का भी विकास होता है। समाज में जो भाषा बोली जाएगी आपका भाषाई विकास भी होता है। मतलब कि आपका किन किन पहलुओं में विकास होता है, तो कई पहलुओं में विकास होता है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास और भाषाई विकास। इन सभी पहलुओं या पक्ष में आपका क्या होता है, विकास होता है। ये विकास के पक्ष हैं, ले लीजिएगा इसका भी स्क्रीनशॉट।
एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है? जैसे आप पढ़ते हैं, पहले होती है भ्रूणावस्था, पढ़े होंगे आप। दूसरा होता है शैशवावस्था। ये सारी चीजें तो गारंटी है कि आप सबको ये तो मालूम ही होगा। तीसरा होगी बाल्यावस्था। और चौथा होगी किशोरावस्था। इसके बाद भी आती है जैसे प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जिसमें आप सभी लोग हैं। शर्माइए मत, जब पहुंच चुके हैं प्रौढ़ावस्था तो है ही। ऐसे प्रौढ़ावस्था को वृद्धावस्था नहीं बोल देते हैं, इसलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, भ्रूणावस्था क्या होती है? 0 से लेके जन्म तक, मतलब आपका बच्चे का जब तक जन्म होता है, जी शून्य से लेके जो 9 महीने 9 दिन लगभग जितना भी गर्भ रहता है माँ के, वो कौन सी अवस्था होती है? भ्रूणावस्था। उसका जन्म हुआ, जन्म से लेके लगभग 5 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। बाल्यावस्था कहा जाता है 5 वर्ष से ज्यादा, या फिर कहीं के लिखा रहेगा 6 वर्ष, 5 वर्ष या 5 वर्ष से कहाँ ज्यादा, 6 वर्ष से लेके कहाँ तक, लेके आपका लिखा रहता है कहीं कहीं 9 वर्ष लिखा रहेगा, कहीं कहीं 10 वर्ष लिखा रहता है। और किशोरावस्था कहाँ होती है? 9 वर्ष से लेके आपका 14 वर्ष, कहीं कहीं 16 वर्ष लिखा रहता है। और प्रौढ़ावस्था आपका कितना होता है? 14 वर्ष से ऊपर। और कहीं कहीं इस 14 के जगह पे 18 भी होता है, और कहीं कहीं यहाँ पे लिखा रहेगा 19 से ऊपर। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरीके से ऑप्शन डिजाइन करता है हम पकड़ लेते हैं कि नहीं कैसे होता है। वो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ जाएंगे कि नहीं ये वाला एज फैक्टर इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। अब यही देखिए, कहीं इसको इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है कि शैशवावस्था जो होती है, जैसे भ्रूणावस्था तो 0 से लेकर जन्म तक ही रहेगी। जैसे आप सीटेट में जाते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जो शैशवावस्था होती है 0 से कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। जिन प्याजे वाला आप पढ़े होंगे, संवेगात्मक विकास 0 से 2, अगला विकास की अवस्था 2 से 7, और अगला होती है 7 से कहाँ तक? 14 वर्ष। और 14 वर्ष के ऊपर कौन सी अवस्था हो जाती है? 14 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था हो जाती है। 14 से ऊपर कौन? प्रौढ़ा। अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि लगाएंगे टिक तो किसके हिसाब से लगाएंगे, तो चिंता मत करिए कि लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ये कहाँ पूछता था? सीटेट में। सीटेट में यदि आपको पूछे कि शैशवावस्था तो 0 से 2, बाल्यावस्था 2 से 7, और किशोरावस्था 7 से 14। और ये स्ट्रक्चर किस में पूछता है? आपका क्या कहते हैं, यूपी टेट के अंतर्गत। पर हम दोनों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यूपी टेट का कोई खुराफात नहीं है कि वो इसको देगा कि इसको देगा। इस यदि आप समझते हुए चलेंगे तो आप आराम से पकड़ लेंगे। अब पता चला आप 6 से 9 खोजे पड़े हैं कि 6 से 9 मिल जाए या 7 से 10 मिल जाए, इसके अप्रोक्सीमेट हम आसपास ढूंढते हैं हमेशा कि 5 से 8 भी हो सकता है, 6 से 9 भी हो सकता है, 7 से 10 भी। अब आप ढूंढे पढ़े पेपर के अंदर के ऑप्शन है कहाँ, उस क्वेश्चन छोड़िए, आप बाकी क्वेश्चन के भी ऑप्शन ढूंढ डाल रहे हैं कि कहीं तो मिले, और वो ऑप्शन में क्या लिख दिया है? 2 से 7। इसलिए दोनों को जानते रहिए। जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे किस हिसाब से हम क्वेश्चन को पकड़ के ट्रिक लगाएंगे, टिक लगाएंगे। तो उस चीज को हम देखते हुए चलेंगे। तो लिख लीजिएगा इसको भी। तो इस तरीके से आपका विकास टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट। बिल्कुल क्या हो गया? द एंड। अरे साइकोलॉजी नहीं, क्या कंप्लीट हुआ है? विकास वाला टॉपिक। अब अगला टॉपिक लेके आते हैं, देखते हैं कि बच्चे किसकी डिमांड करते हैं अगले टॉपिक के लिए। वो टॉपिक लेके आएंगे। मैंने पूछा भी था यूट्यूब पे, शायद डाला गया था कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वृद्धि पढ़ना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो जिस हिसाब से आपका डिमांड होगा उस हिसाब से मैं अगला टॉपिक उसी को लेके आऊँगा। और कई बच्चों की बात ठीक नहीं, सर ट्रिक भी लेके आइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा उसमें ट्रिक लेके आऊंगा। और इसके पहले जो मैंने अपटेडा पढ़ाया था उसकी वीडियो एक बार मैं ट्रिक के साथ लेते आऊंगा, जिसमें कि सिद्धांत उसके जनक के नाम ट्रिक के साथ
याद करवा दूंगा। उसके लिए भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा बीच में प्लेलिस्ट में, और आप सभी के बीच में लेके आऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगे, भले से ट्रिक से, क्योंकि डिमांड है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जो सब करने के पता नहीं कैसा मास्टर है, तो ट्रिक तो लेके आऊंगा, लेकिन देखिएगा आपको पढ़ाते पढ़ाते ट्रिक से उठा के कहाँ तक पहुंचा दूंगा, समझने के ऊपर। क्योंकि जो समझी हुई चीज होती है वो हमेशा होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं। कई बच्चों ने शायद कमेंट भी किया था। इसमें कई लोगों ने, मैंने पूछा भी था कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शायद इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ कि सब समझ में आ जाता है, या फिर आप लोग इतने तेज है कि सब समझ जाते हैं। चांदनी सिंह लिख रही थी, सर आप ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, टीचर के पढ़ाने के ऊपर नहीं डिपेंड करता। बात होती है, देखा जाए तो टीचर का 1-2% ही होता है, सबसे ज़्यादा यदि परसेंट होता है तो स्टूडेंट का। आपकी मेहनत ही होती है कि आप उतने देर बैठे होते हैं, लगे रहते हैं, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलता है। तो पढ़ाने के ऊपर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़ने वाले इतना अच्छा मिले हैं कि वो सब पढ़ने में मन लगाते हैं, तब इतने अच्छे जा रहे हैं। राहुल लिखे कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, कभी शायरी भी सुना दिया दीजिए सर। शायरी मेरे ऊपर सूट नहीं करता है, कभी आप लोग लिख के भेज देंगे तो सुना देंगे, क्योंकि सूट करता नहीं मेरे ऊपर उतना अच्छा। तो आप लोग को लगता है कि मेरी आवाज़ में शायरी भी अच्छी लगेगी, और लिखते हैं आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। राहुल जी आपके कान बड़े अच्छे हैं जो आवाज़ को भी इतनी अच्छी तरीके से सुन ले रही है। नहीं तो मेरा तो किरदार ऐसा है कि कुछ लोगों को मैं हद से ज़्यादा पसंद हूँ और कुछ लोगों को मैं हद से ज़्यादा नापसंद भी हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना पसंद करते हैं कि आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि नोट्स बनाना है तब बनाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगा, और तीसरा समझने की कोशिश करिए, याद करने पे कभी मत जाइए। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को मानेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले क्लास के अंदर मिलता हूँ। तो गुड लक, गुड नाइट, जय हिंद।